वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? पढ़ाई कर रहे हैं मन से? तो चलिए, आपका स्वागत है हमारे प्रिपरेशंस के अगले क्लास में। पिछले क्लास में हमने प्रिपरेशन ऑफ प्लेस को पूरी तरह से समाप्त कर लिया था और मुझे पूरी आशा है कि आप लोगों को वो चीज अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो इसी उम्मीद के साथ मैं अगला टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ कि आपको ये टॉपिक भी बड़े आसानी से और बड़े अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा प्रिपोजिशन ऑफ टाइम। प्रिपोजिशन टाइम के अंतर्गत हमें डिफरेंट प्रिपोजिशंस के यूज पढ़ने हैं, जैसा कि आपको बोर्ड पे लिखा हुआ दिख रहा है। इस प्रिपोजिशन के अंतर्गत हमें एट, इन, ऑन, फॉर, सिंस, बिफोर, आफ्टर, विद इन, बाय, फ्रॉम, टिल, अनटिल, बिटवीन और ड्यूरिंग के प्रयोगों को समझना है। एट से तो आप ऑलरेडी परिचित हैं, इन से भी परिचित हैं, ऑन से भी परिचित हैं। इनका प्रयोग हम प्रिपोजिशन ऑफ प्लेस में भी किए थे, फिर हम प्रिपोजिशन ऑफ डायरेक्शन में भी किए थे एट और ऑन का प्रयोग। और मुझे यह उम्मीद है कि प्रिपोजिशन के उन प्रयोगों को, एट के उन प्रयोगों को आपको याद होगा। अगर ये प्रिपोजिशन ऑफ टाइम के संदर्भ में एट का प्रयोग आज समझ लेते हैं तो समझिए कि आपका एट का प्रयोग के बारे में सारी जानकारी आपके पास उपलब्ध होगी और आप बड़े आसान तरीके से इंग्लिश में कभी भी अपनी इच्छा अनुसार आप समझ पाएंगे कि एट मुझे कहाँ लगाना है और कहाँ नहीं लगाना है। ठीक है, तो आज प्रिपोजिशन ऑफ टाइम के संदर्भ में हमको एट के प्रयोगों को समझना है और उसके बाद फिर हम इनके प्रयोगों को समझेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। तो देखो, एट का प्रयोग प्रिपोजिशन ऑफ टाइम के संदर्भ में पहली बात में एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम के संदर्भ में किया जाता है। एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम मतलब निश्चित समय अवधि। ठीक है, निश्चित समय अवधि, निश्चित समय बिंदु बोल सकते हो। जैसे कि द प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू एड्रेस द नेशन एट 8 PM टुनाइट। एट 8 PM टुनाइट। ठीक है, 8 PM क्या है? 8 बजे रात। वो एक एग्जैक्ट समय है। तो जब कभी भी हम एग्जैक्ट समय की बात करेंगे तो हम प्रिपोजिशन एट का इस्तेमाल करते हैं। वो एग्जैक्ट समय कुछ भी हो सकता है, 24 आवर्स का कोई भी टाइम हो सकता है। इट मे बी 12:30, इट मे बी 10:30, इट मे बी 11:45 और वॉट एवर इट बी। तो हम लोगों को एट का ही प्रयोग करना है। ओके, द ट्रेन विल स्टार्ट एट 10 AM। ट्रेन 10 बजे खुलेगी। तो 10 बजे क्या है? एक समय बिंदु है। ये 10:30 भी हो सकता था, ये 10:15 भी हो सकता था। इट कुड हैव बीन एनीथिंग। ठीक है, लेकिन याद क्या रखना है? याद ये रखना है कि समय बिंदु अगर होगा, एग्जैक्ट टाइम की चर्चा करेंगे तो हम एट का प्रयोग करेंगे। इसमें अब कहीं से कोई डाउट नहीं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट एट के प्रयोग के संदर्भ में कि दिन या समय की जो सबसे छोटी अवधि होती है उसको बताने के लिए भी हम एट का प्रयोग करते हैं। दिन या समय की सबसे छोटी अवधि, जैसे कि एक पूरा दिन होता है, उसमें भी 2 भागों में बटा, एक डे है, दूसरा नाइट है। मॉर्निंग शुरू होता है, मॉर्निंग शुरू होने के पहले का भी एक समय काल होता है। डे खत्म होता है तो रात शुरू होने के पहले का भी एक समय काल है। मिडनाइट, जब लेट नाइट शुरू होता है तो उसके पहले का भी एक समय काल है। ये छोटी छोटी अवधि है जो 24 आवर्स को बनाती है, पीरियड ऑफ द डे। जैसे कि आपको डॉन, यह सुबह का समय है, मॉर्निंग होने से पहले का सुबह समय है। एक छोटा सा अवधि होता है। सूर्योदय का जो समय होता है वो कुछ ही पलों का होता है, तो उसी को हम डॉन बोलते हैं। ट्विलाइट, शाम के समय को हम ट्विलाइट बोलते हैं, सांझ, है ना, जब सूर्यास्त का समय होता है, दैट इज कॉल्ड ट्विलाइट। एट डस्क, ये भी शाम का समय है, जब सूर्यास्त होने वाला होता है, सूर्यास्त हो चुका होता है और उसके बाद से जो रात की शुरुआत होने लगती है, तो अचानक से रात नहीं होता है, थोड़ा समय होता है, उजाला धीरे धीरे समाप्त होता है, तो दैट यू कॉल इट एज डस्क। मिडनाइट, आधी रात का जो समय होता है, छोटा सा काल है, छोटा सा अवधि है। उसी प्रकार एट नून, जो बीच दोपहर का जो समय होता है, ठीक बीच दोपहर का, जहां से हम आफ्टरनून शुरू होता है, इट इज नून एंड देन इट कम्स आफ्टरनून। ओके, तो ये नून का जो समय है 12 बजे का, वो एक छोटा सा अंतराल है पीरियड ऑफ द डे का। और इसी प्रकार से तो ये जो छोटे छोटे अवधि है समय के या दिन के, इनके पहले भी हम एट का प्रयोग करेंगे।
इसमें भी अब कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ओके, इसके बाद ये दो बातों को समझने के बाद हम तीसरी बात को समझते हैं। क्या कि कुछ खास शब्द हैं जैसे कि बेड टाइम, जंक्चर, या कोई भी अपॉइंटेड टाइम जो होता है, जो किसी निश्चित समय पर आप कोई चीज, किसी कोई अपॉइंटमेंट लिए हैं, किसी से मिलना है, ठीक है। मोमेंट, मिनट, आवर, जैसे एट दिस आवर, एट दिस मोमेंट, है ना, एट दिस मिनट। ओके, तो इनके साथ भी हम इन सारे, एट बेड टाइम, आई हैव अ ग्लास ऑफ मिल्क एट बेड टाइम, ठीक है। तो इस तरह से इन शब्दों के साथ भी हम एट का प्रयोग करते हैं। तो अगर ये शब्द भी याद कर लोगे तो बहुत सारे कंफ्यूजन ऐसे ही दूर हो जाएंगे। कुछ चीजें तो याद करने के लिए ही होती है, बिना याद किए तो कुछ संभव नहीं है। हाँ, प्रैक्टिस से याद करो तो ये याद करने का बड़ा आसान तरीका होता है। अभ्यास ही सबसे उत्तम चीज है। तो जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे आपको चीजें उतनी जल्दी याद आएंगी, ठीक है। और इसलिए ध्यान रखना है, सारे शब्दों को सुनना है, कॉपी में नोट करना है और फिर उसका प्रैक्टिस करना है, तो चीजें आसानी से याद हो जाएंगी। ओके, तो इन सारे शब्दों के साथ भी हम ऐड का यूज करते हैं। तो 3 प्रयोग हम ऐड का यहाँ समझ लेते हैं। पहला, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम के संदर्भ में। दूसरा, कि दिन या समय की जो सबसे छोटी अवधि होती है उसके साथ। और फिर कुछ खास शब्द हैं जैसे कि बेड टाइम, जंक्चर, सम अपॉइंटेड टाइम, एट दिस आवर, मिनट और मोमेंट, इनके साथ भी हम ऐड का प्रयोग करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। एज या स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, एज या स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, विकास के चरण बताने वाले शब्द या फिर एज बताने वाले शब्द, वहां पर भी हम एट का प्रयोग करेंगे। जैसे कि एट द एज ऑफ 30, एट द एज ऑफ 30, ओके। एट 20 मतलब 20 साल की उम्र, एट 20। एट एन अर्ली स्टेज ऑफ द वॉर मेनी पीपल वेर किल्ड, ये स्टेज ऑफ डेवलपमेंट बता रहा है। एट एन अर्ली स्टेज ऑफ वॉर, वॉर का एक डेवलपमेंट स्टेज होता है, शुरुआत होगा, फिर बीच का समय आएगा, फिर अंत होगा। तो अर्ली स्टेज की हम बात करें तो एट द अर्ली स्टेज, एट द लेटर स्टेज, एट द फाइनल स्टेज, ठीक है। तो विकास का जो भी चरण होता है किसी भी प्रक्रिया का, वहां पर हम एट का प्रयोग करते हैं। इस बात को आप याद कर लीजिए, ठीक है। तो ये क्लियर है। कुछ एग्जाम्पल्स और, जैसे कि एट एन अर्ली एज, एट एन अर्ली एज, एट दिस स्टेज, और इसी तरह से बाकी सारे प्रयोग हो सकते हैं एट के। याद रखने वाली जो बात वो है कि अगर एज बताना हो, एज वाले कोई शब्द हो, या स्टेज ऑफ डेवलपमेंट बताने वाली कोई चीजें हो, कोई शब्द हो, तो उनके पहले हम एट का प्रयोग करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट है कि एट का प्रयोग हम कुछ खास पर्व त्योहार जैसे कि क्रिसमस, ईस्टर या द न्यू ईयर के पहले करते हैं। ओके, जैसे कि एट क्रिसमस, एग्जाम्पल में आई गो टू चर्च एट क्रिसमस। यहाँ ऑन क्रिसमस नहीं होगा, बहुत बच्चे यहाँ पर ऑन से कंफ्यूज होते हैं। ऑन क्रिसमस नहीं हो सकता है यहाँ पर। इसी संदर्भ में मैंने एक बात लिखी है यहाँ पर कि जब किसी फेस्टिवल के साथ ये निर्णय लेना हो, कोई फेस्टिवल हो, जैसे क्रिसमस भी एक तरह का फेस्टिवल है, न्यू ईयर भी एक प्रकार का एक फेस्टिवल ही है, दिवाली भी एक प्रकार का फेस्टिवल है। तो अगर किसी फेस्टिवल की चर्चा की गई हो और आपको ये निर्णय लेना हो कि ऑन का प्रयोग करेंगे उसके पहले या एट का प्रयोग करेंगे, तो इस बात को सुनिश्चित कर लेना कि अगर वह फेस्टिवल किसी निश्चित डेट पे पड़ता है हर साल, तो उसके पहले हम निश्चित तौर पर एट का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर वह फेस्टिवल किसी निश्चित डेट पर नहीं पड़ता है, प्रतिवर्ष उसका जो डेट है वो चेंज होते रहता है इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से, तो फिर हम उसके साथ ऑन का प्रयोग करेंगे। आज इस बात को अपने जहन में बैठा लो, ठीक है। तो जैसे दिवाली है, तो यू कैन नॉट यूज एट दिवाली, यू विल ऑलवेज यूज ऑन दिवाली। क्यों? क्योंकि दिवाली हर साल अलग अलग तिथियों पर पड़ता है इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से। ओके, क्लियर कॉन्सेप्ट? तो यही बात है। क्रिसमस ऑन 25 दिसंबर, ईस्टर का भी एक निश्चित समय है, न्यू ईयर का भी एक अपना निश्चित डेट है। तो इसके साथ इसलिए हमने एट का इस्तेमाल किया है। इस बात को आज आप याद कर लीजिए कि एट और ऑन में अब फेस्टिवल के संदर्भ में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिक्स डेट है तो एट, फिक्स डेट नहीं है तो ऑन, एकदम क्लियर। ओके, दूसरा एक बात जो मैं यहां से आपको कहना चाहूंगी, तो पहला नोट मैंने बता दिया, दूसरा नोट ये करना है, कभी कभी इंग्लिश में इन द एंड और एट द एंड ऐसा भी प्रयोग होता है किसी खास चीजों में, किसी खास वाक्यों में, कि हम ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम ऐसे फ्रेजेस में इन द एंड लगाएं
या एट द एंड लगाएं, क्या सही है? तो देखो दोनों सही है। इन द एंड भी कहना सही होता है, एट द एंड भी कहना सही होता है, लेकिन किस संदर्भ में? केसेस है कि कहाँ इन द एंड कहेंगे और कहाँ एट द एंड कहेंगे, इस बात को भी समझ लीजिए। तो आज ये कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा। इन द एंड का मतलब क्या होता है? इन द एंड का मतलब होता है फाइनली, मतलब कि सब कुछ हो जाने के बाद फाइनली क्या हुआ, तो दैट वी मीन टू से इज इन द एंड, ठीक है। और एट द एंड मतलब कोई जो समय चल रहा था किसी खास, जैसे सिनेमा मूवी चलती है तो मूवी का एक अंत आता है जब वो सिनेमा समाप्त होने वाला होता है। तो एट द एंड ऑफ द मूवी द हीरो डाइज, ओके ना। एट द एंड ऑफ द मूवी द हीरो डाइज मतलब मूवी के अंत में हीरो मर जाता है। तो ये यहाँ पे एट द एंड करेंगे। और जब सब कुछ समाप्त हो गया, मतलब मूवी भी समाप्त हो गई, तो इन द एंड वी वर वेरी हैप्पी वॉचिंग द मूवी। फाइनली द मूवी, व्हेन द मूवी इज ओवर एंड वी हैव वॉच्ड इट, तो अब हम इन द एंड बोल रहे हैं, सारा कंक्लूजन निकालकर। फाइनली पूरी मूवी को देखने के बाद हम खुश हैं, वी फेल्ट हैप्पी वॉचिंग द मूवी इन द एंड। तो मूवी की चर्चा कर रहे हैं तो मूवी का अपना एक स्टेज होगा और उसका एक लास्ट स्टेज आएगा जहां वो एंड करेगा, तो वहां पर एट द एंड। और फाइनली वो सारा एपिसोड खत्म हो जाएगा, हम मूवी देखने गए और फिर मूवी देख लिए, मूवी इज ओवर, फिर हॉल से बाहर निकल रहे हैं, तो इन द एंड क्या है? हम लोग मूवी देख करके रैप, तो यहां पर इन द एंड। तो यहीं से इस चीज को समझना है, ठीक है। जैसे कि उदाहरण में एक सेंटेंस मैंने दिया है कि इन द एंड वी वेर हैप्पी अबाउट हाउ वी परफॉर्म्ड एट द एंड ऑफ द गेम। मतलब फाइनली जब गेम समाप्त हो गया तो इस बात की हमें खुशी थी कि हमने गेम के अंत के समय में कैसा परफॉर्म किया, इस बात की खुशी थी। ओके, फाइनली जब सब कुछ खत्म हो गया, गेम इज ओवर नाउ, तो फिर एट द एंड ऑफ द गेम हमने कैसा परफॉर्म किया, वी आर हैप्पी फॉर दैट। ओके, तो यही फर्क है इन द एंड में और एट द एंड में। तो इस चीज को आप अगर आज समझ लेते हो, और उम्मीद करता हूं कि आपको मैं आपको समझाने में सफल हुआ होऊंगा इस चीज को, और इस चीज को अगर गौर से सुन के आप अगर समझ गए होंगे तो फिर समझिए कि ये डाउट भी आपका क्लियर हो गया और इंग्लिश में आप कभी भी इस संदर्भ में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, खास करके एट के प्रयोग में। क्योंकि एट का प्रयोग हमने प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में भी पढ़ लिया, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में भी पढ़ा था और प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन में भी पढ़ा था। अब ये तीनों कॉन्सेप्ट को मिला करके एट का एक पूरा नोट्स और पूरी बातें आपके दिमाग में अब आ जानी चाहिए। रिवीजन कर लेना और अच्छे तरीके से आ जाएगा। जो कुछ खास पॉइंट्स से जहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं उन सारे पॉइंट्स को भी मैंने डील किया है, ठीक है। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया हो तो प्लीज आप मुझसे सवाल पूछ सकते हो। ओके, तो इस प्रकार से हम आज एट के प्रयोग को अभी इस क्लास में समाप्त करते हैं। फिर हम अब इसी क्लास में आगे बढ़ेंगे इन के प्रयोग पे। ओके, ठीक है। तो हम लोग इन के प्रयोग को अब समझते हैं, ठीक है। तो इन का जो पहला प्रयोग है वो हमारा पार्ट्स ऑफ द डे, मतलब दिन के भागों के नामों के पहले। दिन के भाग जैसे कि क्या होते हैं? मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट, ये दिन के एक पूरे दिन के भाग हैं। तो इनके पहले हम इन का प्रयोग करते हैं। इसके पहले एट के प्रयोग में भी हमने समझा था कि जो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द डे है उसके पहले एट का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे मॉर्निंग है तो उसका एक सबसे छोटा पार्ट जो है वो सुबह का, अर्ली सुबह सनराइज के समय का समय जो है, तो वो उसमें हम एट का यूज करेंगे क्योंकि उस पार्ट का वो सबसे छोटा अवधि है। जैसे कि पूरा नाइट का फेज है तो उस नाइट के फेज में दो सबसे छोटे पार्ट आते हैं। एक शुरुआत, नाइट शुरुआत होने से पहले जो डस्क का फेज है या ट्विलाइट का फेज है वो सबसे छोटा है, शाम का समय। और फिर रात में एक मिडनाइट का समय होता है, वो सबसे छोटा पार्ट ऑफ द नाइट का समय है, तो वहां पे एट का यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर कंप्लीट लेते हैं, जैसे नाइट को कंप्लीट लेंगे तो वहां पे इन का प्रयोग करेंगे, मॉर्निंग को कंप्लीट लेंगे तो इनका प्रयोग करेंगे, आफ्टरनून को कंप्लीट लेंगे तो इनका प्रयोग करेंगे, ठीक है। और तो फिर कैसे यूज करेंगे? तो इन द मॉर्निंग, तो याद रखिएगा इनका प्रयोग कर रहे हैं तो द का प्रयोग करना एकदम अनिवार्य है। तो इन द मॉर्निंग बोलेंगे, इन द इवनिंग बोलेंगे, इन द आफ्टरनून, इन द नाइट। और यहाँ देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ है एट नाइट। इसका मतलब ये हुआ कि नाइट के संदर्भ में दो बातें हैं कि इन द नाइट का भी प्रयोग होता है और एट नाइट का भी प्रयोग होता है। तो फिर किस परिस्थिति में हम इन द नाइट का प्रयोग करेंगे और किस परिस्थिति में हम एट नाइट का प्रयोग करेंगे? तो इसको समझने के लिए ये एक एग्जाम्पल मैं देता हूं आपको कि माई फादर केम लेट इन द नाइट। माई फादर केम लेट इन द नाइट। पॉइंट टू बी नोटेड ओवर हियर इज कि यहां पर ये केम लगा है, मतलब V2 लगा, मतलब पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं। पास्ट टेंस की बात, सिंपल पास्ट की बात कर रहे हैं, मतलब पिछली रात की बात कर रहे हैं। मतलब कोई खास रात हो गया, तो खास रात हो गया तो वहां पर हम इन द नाइट का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन माई फादर
कम्स लेट एट नाइट। यहाँ देखो ये वर्ब क्या है, बी1 है। बी1 मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस कैसे सेंटेंस, यूजुअल एक्टिविटीज, रेगुलर एक्टिविटीज, डेली एक्टिविटीज को बताने के लिए होता है। मतलब कि मेरे पिताजी रात में देर से आते हैं, मतलब ये एक नॉर्मल एक्टिविटी है, यूजुअल तौर पे ये होता है। तो यूजुअल तौर पर होने वाली घटनाओं में रातों की चर्चा अगर होती है तो हम एट नाइट का प्रयोग करते हैं। लेकिन किसी खास रात की चर्चा होती है तो हम इन द नाइट का प्रयोग करते हैं। यही फर्क है एट द नाइट और इन द नाइट में, कि एक जगह हम इन द नाइट का प्रयोग कर रहे हैं एट, और दूसरी जगह हम एट नाइट का प्रयोग कर रहे हैं। ओके डन। खास रात इन द नाइट, नॉर्मल रातें एट नाइट। क्लियर। ओके नेक्स्ट पढ़ते हैं कि जैसे कि यहां देखो ऑन इज यूज विथ मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून। अब देखो यहां पे क्या समझे थे, यहां पे समझे थे कि अगर पार्ट्स ऑफ द डे है, मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून है, तो इनका प्रयोग करते हैं। लेकिन फिर हम ऑन का प्रयोग भी करते हैं। कब करते हैं, तो व्हेन दे आर क्वालिफाइड और मॉडिफाइड। जब मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून ये सारे जो पार्ट्स ऑफ द डे है इसको अगर मॉडिफाई किया जाता है या क्वालिफाई किया जाता है तो यहां पर हम ऑन का प्रयोग करते हैं। मॉडिफाई या क्वालिफाई कैसे करते हैं, तो देखो जैसे कि ऑन अ काम आफ्टरनून, ठीक है ना, मतलब एक शांत दोपहर, तो ये मॉडिफाइड हो गया, एडजेक्टिव लग गया इसके पहले। ऑन द सेम इवनिंग, ओके, सेम लग गया यहां पर, फिर से क्वालिफाई हो जाता है। ऑन मंडे मॉर्निंग, ये फिर से क्वालिफाई हो गया, मतलब मॉर्निंग तो है लेकिन किसका मॉर्निंग, सोमवार का सुबह है ये, तो किसी खास सुबह की बात कर रहे हैं, फिर से मॉडिफाइड हो गया। ऑन द इवनिंग ऑफ 22 मार्च, इवनिंग तो है लेकिन किसका, तो 22 मार्च का, फिर से क्वालिफाइड हो गया। तो ऐसे केसेस में जहां हम मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून ये सारे पार्ट्स ऑफ द डे को हम क्वालिफाई या मॉडिफाई कर रहे हैं द के अलावा किसी और चीज को जोड़ करके, किसी एडजेक्टिव को जोड़ करके, तो हम वहां पर ऑन का प्रयोग करते हैं। एकदम दिमाग में नोट कर लो इस बात को, ठीक है, कि जब भी कभी मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून को क्वालिफाई किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है, तो वहां पर हम इन को छोड़ देते हैं और ऑन लगाते हैं। क्लियर, ठीक। तो जैसे कि यहां पे हमने एक एग्जांपल के तहत समझाने का प्रयास किया है कि इट्स टेरिबली गुड ऑफ यू टू टर्न आउट ऑन अ नाइट लाइक दिस। ठीक है, इट्स टेरिबली गुड ऑफ यू टू टर्न आउट ऑन अ नाइट लाइक दिस, मतलब आपका बहुत भला है कि आप ऐसी रात में उपस्थित हुए। ओके, तो यहां देखो फिर से ये मॉडिफाई कर रहे हैं इस चीज को, ऑन अ नाइट लाइक दिस, मॉडिफिकेशन हो रहा है नाइट का। ठीक है, तो वैसे केस में हम ऑन का प्रयोग कर रहे हैं जब कभी भी पार्ट्स ऑफ द डे को हम क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई या क्वालिफाई कर रहे हैं। क्लियर, इस बात को आप याद रखिएगा। साधारण तौर पर प्रयोग करना है तो इनका प्रयोग करेंगे, क्वालिफाई या मॉडिफाई करके प्रयोग करना है तो ऑन का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल्स किस किस तरीके से मॉडिफिकेशन हो सकता है इसका मैंने बता दिया, एकदम क्लियर हो जाना चाहिए, मुझे उम्मीद है। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं इनके प्रयोग के संदर्भ में। तो लंबी अवधि बताने वाले शब्दों के पहले, वैसे सारे समय सूचक शब्द जो लंबे ड्यूरेशन को बताते हैं, जैसे कि सप्ताह, जैसे कि महीना, साल, 100 साल, 10 साल, ये सब लंबे अवधि को बताने वाले शब्द हैं। इंग्लिश में इन्हीं को आप वीक कह सकते हो, मंथ कहते हैं, सीजन है, ईयर है, डिकेड है, सेंचुरी है, एज है, तो ये सारे लंबे ड्यूरेशन को बता रहे हैं। तो इनके पहले भी हम इनका प्रयोग करते हैं, जैसे इन अ वीक, इन 1965, इन 2020, और इन द मंथ ऑफ अप्रैल और जून और मई, एंड लाइक दिस फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर, इन अ वीक, इन अ मंथ, इन 21st century, in 19th century, and like that, so on. तो लंबे ड्यूरेशन बताने वाले शब्दों के पहले भी हम इनका प्रयोग करते हैं। पार्ट्स ऑफ द डे के नाम के पहले हम इनका प्रयोग करते हैं। नाइट के साथ एक एक्सेप्शन था, वो एक्सेप्शन क्या था वो मैंने प्रयोग करके बता दिया। फिर इन चेंज हो जाता है ऑन में, ये कब होता है ये भी मैंने बता दिया कि जब क्वालिफाई होता है तब होता है। और फिर फाइनली लंबे ड्यूरेशन बताने वाले शब्दों के पहले इनका प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से आपका एट और इन का प्रयोग प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के संदर्भ में समाप्त होता है। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को ये भाग समझ में आया होगा। आप लोग बार बार देखिए, बार बार पढ़िए, यही एक मंत्र है, दूसरा कोई मंत्र नहीं है समझने का। प्रैक्टिस जितना करोगे उतनी चीजें समझ में आएगी। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, ये कोई विषय नहीं है, इस बात का हमेशा ख्याल रखना। तो भाषा के ऊपर पकड़ हमारी तभी बन पाती है जब हम उस चीज को बोलते हैं, उस चीज को सुनते हैं, उस चीज को पढ़ते हैं।
बिना इन 3 प्रक्रियाओं के किए किसी भी भाषा को समझना काफी मुश्किल है। इस प्रक्रिया में बहुत सारी चीजें याद करनी पड़ती है और बहुत सारा अभ्यास करना पड़ता है, लेकिन याद करने से पहले अभ्यास करना जरूरी है, क्योंकि अभ्यास करोगे तो याद स्वयं हो जाएगा। तो अभ्यास करना सीखिए आप लोग। प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। प्रैक्टिस, रीड, राइट, स्पीक, लिसन। भाषा का ज्ञान कंप्लीट होगा आपका। ठीक है, अभी अच्छा समय चल रहा है, कोई काम नहीं है, लॉकडाउन का समय है, सभी स्कूल्स, कॉलेजेस एंड एवरीथिंग इज क्लोज डाउन। आपके पास पर्याप्त समय मिला है कि आप अपने आप को निखार सको, और मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि इस समय का सदुपयोग करें आप लोग, और कोई भी विषय जो आपका कमजोर है उस पर मेहनत करें। ठीक है, क्योंकि मेहनत का कोई पर्याय नहीं होता है। ठान लीजिए कि सीखना है, सीख जाओगे। ओके, तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू द क्लास एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बी हेल्दी, स्टे सेफ। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।